फर्स्ट लॉ ऑफ सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली इवॉल्व किस तरह हुआ और उसका बैकग्राउंड क्या है. लेट्स से आई हैव अ सिस्टम. These are the system boundaries. अब मेरे पास पहली जो कंडीशन है वो क्या है, द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम आर एडियाबैटिक. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन थर्मोडायनामिक देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन. वन इज द वर्क इंटरेक्शन, सेकंड वन इज द heat interaction. So if the boundaries of the system are adiabatic, what does it mean? It means that there is no heat transfer with the boundaries of the system. तो यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट विल बी इक्वल टू जीरो. बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम जो है वो एडियाबैटिक है. इट मीन सिस्टम के साथ ही ट्रांसफर वहाँ पे क्या है, जीरो है. तो डेल्टा क्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अच्छा, अगर डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा तो जो वर्क डन आता है उसको हम जो डिफाइन करते हैं, वर्क डन हमारे पास आता है इन केस ऑफ एडियाबैटिक बाउंड्रीज वी कैन डिफाइन डी डब्ल्यू is equal to work done from 1 to 2. It represents change in some thermodynamic property. अब ये किस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के अंदर चेंज की बात करता है. अगर वहां पे हीट इंफ्लेक्शन जीरो है तो ये जो चेंज आता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एनर्जी. सो वी कैन राइट डी डब्ल्यू फ्रॉम 1 to 2 फॉर ए एडियाबैटिक वर्क is equal to change in energy delta E from 1 to 2, or we can write E2 minus E1. This is called the work done in case of a adiabatic process. अच्छा, जब हम बात करते हैं कि वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में डिपेंड करता है चेंज इन एनर्जी के ऊपर, तो एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट. अब लेट्स से अगर मैं इसको पीवी डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करूं, मैंने एक प्रोसेस लिया, एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है, एक 1 से 2 प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस मैंने ये बी लिए. दोनों की इनिशियल और फाइनल स्टेट मेरे पास क्या है, सेम है. तो इस केस में जब एडियाबैटिक बाउंड्रीज आ जाती है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है कि वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा ई के ऊपर डिपेंड कर रहा है. और डेल्टा ई क्या है, डेट इज अ स्टेट फंक्शन that only depends on initial and the final state, no matter what path is adopted. That's why we call the work done in case of a adiabatic process is independent of a path, and it only depends on some initial and the final state. So in case 1 to 2 and process A and process B, it can have the same work done because both have same initial and the final state. So this is the work done in case of a adiabatic process. Now the second case we will discuss, if the boundaries are, this is the system, these are the system boundaries. If the boundaries are non-adiabatic, if the boundaries are non-adiabatic, in case of a non-adiabatic boundaries, there are two type of interaction. One is the heat interaction and second one is the work interaction. तो यहाँ पे हम जब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेट्स से अगर मैं पीवी डायग्राम के ऊपर इसको ड्रॉ करूं पीवी, तो अगर मैंने ये प्रोसेस शो किया है 1 से 2, दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये डॉटेड लाइन के साथ मैंने नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस शो किया है, दिस इज द नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो मुझे बताओ क्या वर्क डन इन केस ऑफ ए 1 to 2 एडियाबैटिक इक्वल होगा वर्क डन इन केस ऑफ ए नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस? मिस दोबारा रिपीट कीजिएगा. मैंने पूछा है कि क्या वर्क डन 1 से 2 एडियाबैटिक के केस में
होगा। हाँ जी, वर्क डन नॉन एडियाबैटिक और एडियाबैटिक के केस में इक्वल होगा या नहीं होगा? आप लोगों के सामने आंसर है उसका। मिस इक्वल है। इक्वल होगा। मिस सामने तो यही लिखा है आपने। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि इसको इक्वेलिटी में कन्वर्ट करूं या इसको खत्म करूं इस इक्वेलिटी को। अली बशीर। मिस मेरे ख्याल से इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा क्योंकि इन केस ऑफ एडियाबैटिक वर्क जो है वो ओनली डिपेंड कर रहा है हीट के ऊपर, जबकि नॉन एडियाबैटिक के केस में हमारे पास टू टाइप की इंटरेक्शन है उसमें सॉरी, इन केस ऑफ एडियाबैटिक वर्क जो है वो ओनली डिपेंड कर रहा है एनर्जी के ऊपर, वाइल इन केस ऑफ ए नॉन एडियाबैटिक टू टाइप की इंटरेक्शन है, हीट इंटरेक्शन भी है और हमारे पास क्या है वहां पे वर्क इंटरेक्शन भी है। सो ये जो डिफरेंस आता है वर्क डन 1 to 2 एडियाबैटिक से वर्क डन 1 to 2 adiabatic minus work done any process that is equal to, इसको हम डिफाइन करते हैं that is equal to Q। और अभी हमने ऊपर डिफाइन किया कि वर्क डन एडियाबैटिक के केस में किसके इक्वल है, that is equal to change in energy W1 to 2 is equal to, इसको भी अगर हम डेल्टा Q कह दें तो डेल्टा Q, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर एनी क्लोज्ड सिस्टम। फर्दर अगर हम इसको अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखें, हमारे पास डेल्टा ई क्या है, इसको थोड़ा सा और रिफाइंड फॉर्म में लिख लें। अगर हम डेल्टा ई को इस तरफ रहने दें, डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डेल्टा ई जो है अभी हमने डिफाइन किया दैट इज द चेंज इन प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस वजह से हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आता है दैट ऑलवेज विल बी द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और W और Q क्या हैं, बेसिकली दीज आर द इंटरेक्शंस, और इंटरेक्शंस के केस में हमारे पास जो हम सोल्यूशन डिफाइन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, इट विल बी द इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लाइक हम उसको एग्जैक्ट प्रॉपर एक सोल्यूशन के साथ डिफाइन नहीं कर सकते, डेट विल बी द अप्रोक्सीमेट। सो W और DQ के केस में हमारे पास देयर शुड बी द टू सिस्टम दैट मस्ट बी इन्वॉल्व एंड द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री। तो उस केस में हमारे पास डेल्टा Q और W जो है वो अराइव होगा। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी जो हमारे पास DQ होता है दैट इज द एनर्जी इन ट्रांजिशन होती है। अब एनर्जी इन ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है कि एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर कंटेन नहीं होती, इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ हमेशा ये ट्रांसफर होगी, ये एक बॉडी के अंदर कंटेन नहीं होगी। फर्दर अगर हम इसको लिखें, W क्या हो सकता है हमारे पास, अब W इसके कौन कौन से वर्क आ सकते हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो सकता है, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन हो सकता है, देन मैग्नेटिक वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, मैग्नेटिक वर्क हो सकता है एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम डेल्टा ई की बात करें, डेल्टा ई के केस में हमारे पास क्या हो सकता है, डेल्टा ई पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, it can be kinetic energy, it can be some electrical energy, it can be some magnetic energy plus internal energy। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब अगर हम एनर्जीज की बात करें, ये एनर्जीज कब प्रोड्यूस होंगी, जब किसी एक पैरामीटर में चेंज आएगा। वो पैरामीटर क्या हो सकता है, लाइक अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा, पोटेंशियल की बात करें तो अगर पोजीशन में चेंज आएगा। बट अगर सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो सिस्टम के अंदर फिर भी एक टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करेगी एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। The type of energy that exists in the system in spite of being no change in any of the primitive component, this type of energy is called the internal energy of the system। clear है ये point? जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम मोस्ट रिफाइंड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो इसकी फॉर्म आती है डेट विल बी इक्वल टू डेल क्यू
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने ये दोनों का डिफरेंस लिखा है, अब अगर हमारे पास ये डिफरेंस वर्क ऑफ एडियाबैटिक ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव है, अगर वर्क ऑफ एडियाबैटिक लेसर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइन कन्वेंशन। तो हमारे फाइनल जो हमारे पास जो जनरल स्टेटमेंट बनती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, इट विल बी क्यू माइनस डब्ल्यू टी क्यू, डेल्टा क्यू कहते हैं इसको, इज इक्वल टू डेल्टा ई। और अगर हम इसको इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में लिखें, डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस डेल्टा ई को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया है, विद द इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू। क्लास ये पॉइंट क्लियर है? जी मिस। जी मिस। यस मिस। बाकी सब सोए में? क्लियर मैम। अच्छा, अब हमारे पास हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करते हैं ऑन ए साइकिल। फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल, मुझे जरा डेफिनेशन बताएं, साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है? थर्मोडायनामिक साइकिल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? वैसे कंप्लीट पीरियड। एक कंप्लीट पीरियड। एक कंप्लीट क्या कह रहे हो आप, समझ नहीं आई। एक कंप्लीट रोटेशन। आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज साइकिल, व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक साइकिल, सो हाउ यू कैन डिफाइन? मिस सिंगल सिंगल पाथ किसका? ये हालात हैं आप लोगों के, ये बिल्कुल पहला और इतना बेसिक लेक्चर, और आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ के आते हैं, और आगे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे न्यूमेरिकल्स भी और आते जाएंगे, चीज़ें और टफ होती जाएंगी, फिर आप लोगों ने कहना कोर्स बहुत लेंथी था, ये था वो था, तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप लोग साथ साथ ये नहीं करेंगे तो आप लोग आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। आप लोग जितना रिलैक्स हुए हुए ऑनलाइन के चक्कर में, लेकिन वो आप लोगों के एट द एंड पेपर अगर ऑन कैंपस ही होने आप लोगों के, तो वो आप लोगों के लिए जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर मैं बहुत थोड़ा थोड़ा डेली का करवा रही हूँ, उसके बावजूद भी अगर आप लोग वो साथ साथ नहीं कर पा रहे तो वो बहुत गलत बात है। साइकिल हमारे पास क्या होता है, व्हेन टू मिनिमम टू प्रोसेसेस जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक साइकिल बनता है। लेट्स एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, 1 से 2 एंड 2 से 1, तो हमारे पास मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम 2 प्रोसेसेस क्या होते हैं, हमें रिक्वायर्ड होते हैं साइकिल के लिए। मोर देन 2 होते रहेंगे तो हमारे पास वहां पे साइकिल के अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं कि साइकिल की इनिशियल और फाइनल स्टेट एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है। 1 से स्टार्ट हुआ था और साइकिल एंड कहाँ पे हुआ है, 1 पे आके ही दोबारा से एंड हो गया। इट मींस 1 से 2 में जाने में जितनी एनर्जी सिस्टम ने ली है, 2 से 1 आने में उतनी ही एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया था, एनर्जी में जो चेंज आया था वो सिस्टम में क्या हो गया, रिवर्ट हो गया। इट मींस फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस वी कैन राइट इंटरनल एनर्जी, initial internal energy u initial is equal to u final, so delta u will be equal to 0। so first law जो है एक cyclic process के लिए उसकी क्या बन जाता है, for a cyclic process first law we can write q is equals to w। वो क्या कहता है कि work is equal to the net heat transfer। जितना हम हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। यही बात कार्नेट कहता है कि आप जितनी हीट सप्लाई करते हो वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में, और एफिशिएंसी सिस्टम की क्या हो जाती है, दैट विल बी द 100%। अब यहाँ पे जब इरिवर्सिबिलिटीज आ जाती हैं, हम अकाउंट कर लेते हैं, तो वो किस में चला जाता है, दैट विल गोज इनटू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो दिस इज द जनरल स्टेटमेंट जो कि हम कहते हैं कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू work and work can be converted into heat। so this is the basic cycle first law of thermodynamic for a cyclic process।
क्लास क्लियर है ये पॉइंट? मिस तो ये आइडियलाइज कंडीशन है ना सर? ये आइडियल के लिए बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डेल्टा यू, अगर मैं यहाँ पे बात करूं डेल्टा यू क्या है, डेट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा यू क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या और फाइनल स्टेट क्या है। और अगर मैं डेल्टा क्यू की बात करूं तो यहाँ पे हम डेल्टा क्यू के दो साइन डिफाइन कर सकते हैं। डेल्टा क्यू कैन बी पॉजिटिव, डेल्टा क्यू कैन बी नेगेटिव। डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा, इफ हीट इज ट्रांसफर्ड into the system. टू द सिस्टम, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो जाएगा। इफ हीट इज ट्रांसफर्ड, Onto the system. if heat is transferred from the system to surrounding, तो डेल्टा क्यू की कन्वेंशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सिमिलरली वर्क की भी हमारे पास दो कन्वेंशन है, वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है ये पॉइंट? जी मिस। जी मिस। सेकेंड जो हमारे पास हम बात करते हैं, फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, इफ द सिस्टम, इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, फॉर ए एडियाबैटिक प्रोसेस हम वर्क को किस तरह डिफाइन करते हैं, वर्क कैन बी डिफाइंड, फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो Q क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा यू मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। So it means if boundaries are adiabatic, then the work done will be equal to the change in internal energy, change in between the energy between the two state, and that is not the path dependent। यही चीज हमने बिल्कुल स्टार्ट में, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि अगर बाउंड्रीज एडियाबैटिक होती हैं तो वर्क डन किसके इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। और यही चीज जब हमने उसको रिवर्स में लेके गए तो यहाँ पे भी वही चीज प्रूव हो रही है कि अगर बाउंड्रीज एडियाबैटिक होंगी तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इट मींस यहाँ पे डेल्टा ई का साइन क्या आना चाहिए था, इट शुड बी द नेगेटिव। अगर यहाँ पे डेल्टा ई का साइन नेगेटिव होगा तो मेरे पास ये माइनस में आ जाएगा, और ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की अगेन वही स्टेटमेंट बन जाएगी, डेल्टा जो हमने यहाँ पे लिखी है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। जी मिस। फर्स्ट क्लास सबको क्लियर है? जी मिस। अच्छा, अब हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये एडियाबैटिक प्रोसेस में एनर्जी कैसे चेंज हो रही है? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कैसे चेंज हो रही है, एनर्जी मैम। हीट ट्रांसफर जीरो है ना अक्रॉस द बाउंड्री, विद इन द सिस्टम तो कुछ भी हो रहा है, हमें विद इन द सिस्टम कंसर्न नहीं है, बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंटेन्ड इन द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी होती है जो कि सिस्टम के मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से अराइज होती है। ठीक है मैम। अच्छा, अब हम एप्लीकेशन देखते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है दैट इज द एडियाबैटिक स्टेडी स्टेट थ्रॉटलिंग ऑफ गैस। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखें, तीन चीजें लिखी हुई हैं। प्रोसेस क्या है, दैट इज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट शुड बी द स्टेडी स्टेट एंड इट शुड बी द एडियाबैटिक। वी नो दैट, मैंने आपको दोनों प्रोसेसेस की डेफिनेशन बताई है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो
और स्टेडी स्टेट क्या होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास प्रोसेस आ गया। अब प्रोसेस क्या है, डेट इज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें कि थ्रॉटलिंग हमारे पास क्या है, लेट्स से मेरे पास एक नैरो ओपनिंग है, इस नैरो ओपनिंग में से गैस ने बाहर जाना है। जब गैस इस नैरो ओपनिंग में से बाहर जाएगी, व्हेन अ गैस और फ्लूइड और ए गैस फ्लो थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड पैसेज, वो पैसेज क्या हो सकता है, वेल्व हो सकती है, प्लेट हो सकती है पार्शली ओपन, तो वहां पे क्या होता है, डायमीटर यहाँ पे जब सडनली रिड्यूस होता है तो प्रेशर ड्रॉप अकर होता है। इनिशियली प्रेशर अगर ज्यादा होता है तो यहाँ पे जब वो स्मॉल एरिया में से पास करती है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। जब प्रेशर रिड्यूस होता है तो हम थ्रॉटलिंग को यूज करते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ ए गैसेस और द फ्लूइड अप टू द डिजायर्ड लेवल। अच्छा, अब प्रेशर रिड्यूस होने के साथ यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको आपकी एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करें कि लेट्स से एक कमरा है, उस कमरे का दरवाजा हम बहुत नैरो ओपनिंग करते हैं, तो क्या करेंगे, सब स्टूडेंट एक दूसरे को पुश करेंगे टू मूव फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए। जब सब एक दूसरे को पुश करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा, बहुत इंस्टेंट होगा। इस स्टूडेंट से इस स्टूडेंट तक हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं मिलेगा। इसी तरह एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं मिलता। तो थ्रॉटलिंग के केस में जो हमारा प्रोसेस होता है, दैट विल बी कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस, बिकॉज द प्रोसेस इज अ वेरी इंस्टेंट, देयर इज नो टाइम या देयर इज नो टाइम टू चेंज टू ट्रांसफर हीट ट्रांसफर, दैट्स व्हाई डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। सेकेंडली, हीट ट्रांसफर क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है, स्मॉल लेंथ होने की वजह से। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, नो टाइम, टाइम कॉन्स्ट्रेंट आती है। सेकंड हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे लेंथ क्या होती है, ओपनिंग वो होती है, वो बहुत स्मॉल होती है, इसकी वजह से वहां पे प्रोसेस क्या होता है, डेट विल बी द एडियाबैटिक। अच्छा, अब प्रोसेस अगर वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, सेकंड हमने क्या बात की, स्टेडी स्टेट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने अभी बात की कि वहां पे प्रोसेस जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, अब हीट ट्रांसफर भी नहीं है, स्टेडी स्टेट हो गया। वर्क डन की बात करते हैं। इन केस ऑफ ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस, जो वर्क डन होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। वर्क डन जीरो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई बाउंड्री में जो है हम कहते हैं कि उसको बेसिकली वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो इसकी वजह से ये हम कहते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन, जितना भी वर्क होता है वो सारा का सारा यूज हो जाता है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। इसकी वजह से वहां पे वर्क डन हमारे पास क्या होता है, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। इट मींस बहुत स्मॉल ओपनिंग में से जब एक दूसरे को पुश करें तो वहां पे इरिवर्सिबिलिटीज भी क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज हाईली irreversible. The process is highly irreversible. So these are the characteristics of the throttling process. Process clear हुआ है सबको? जी नेट मैम, ऑल सेक्शन के बाद जो आपने बात की है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने बताया कि यहाँ पे वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो क्यों होता है, क्योंकि प्रोसेस जितना भी वर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बिकॉज देखो बाउंड्रीज डिस्टोर्ट हुई हैं, कुछ वॉल्यूम में चेंज आया, प्रेशर में भी चेंज आया, वर्क प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो सारा का सारा वर्क कहाँ पे यूज हो जाता है, टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन। वो इस फ्रिक्शन को ही ओवरकम करने में यूज हो जाता है। तो हमारे पास नेट वर्क या आउटपुट वर्क यहाँ पे कुछ नहीं आता। तो दैट्स व्हाई वी कॉल द वर्क डन फॉर ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये पॉइंट? जी जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? जी बस बोलो। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा थर्मोडायनामिकली एनालाइज करते हैं। लेट्स से आई हैव देयर इज अ फ्लो थ्रू ए वेल्व और ए पाइप। ये सिंबल किसका होता है, वेल्व का होता है। और ये सिंबल जो मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए, दिस इज फॉर द पाइप। और ये जो अंदर सर्कल के अंदर मैंने क्रॉस ड्रॉ किया है, ये जो सिंबल होता है, दिस इज फॉर द वेल। तो आप लोगों ने इस सिंबल्स को हमेशा याद रखना है, क्योंकि थर्मो के अंदर यहाँ आगे फ्लूइड में जब आप पढ़ेंगे तो आपने सारी की सारी ड्राइंग सिस्टम्स के ऊपर ड्रॉ करनी है, सॉरी सिंबल्स के ऊपर जो है वो ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या होता है, वेल से पहले की जो कंडीशंस होती हैं उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द अपस्ट्रीम कंडीशंस। और फ्लो के बाद जब वो किसी पैसेज में से पास कर जाता है तो जो कंडीशंस आती है उनको हम क्या कहते हैं, दैट विल बी द डाउनस्ट्रीम कंडीशंस।
अपस्ट्रीम कंडीशन में कहती हूँ लेट से फ्लो यहाँ से जा रहा है, उसका प्रेशर P1 था, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 था, हैविंग टर्न एनर्जी U1। जब वेल में से पास हुआ, प्रेशर रिड्यूस हुआ, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, और इंटरनल एनर्जी क्या होगी मेरे पास, U2 होगी। सो आई हैव टू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मेरे पास फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। Process is adiabatic, Q equal to 0, so delta U will be equal to minus W. अब can I write W is equal to P2 V2, डाउनस्ट्रीम वर्क क्या होगा, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम के V2 माइनस प्रेशर P1 वॉल्यूम V1। हाँ जी देखें ठीक लिखे, नेगेटिव का साइन। वर्क हमारे पास क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इनिशियल डाउनस्ट्रीम का प्रेशर क्या था, P2, वॉल्यूम क्या था, V2। इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, P1, और वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंगली क्या है, V1 है। मैंने सिंपली वो लिख दिया, वर्क डन। तो ये नेगेटिव का साइन किधर गया? वो अभी मैंने तो सिंपल वर्क डन लिखा है ना, वो अच्छा भी अच्छा ऊपर अच्छा, वैल्यू पुट ठीक है करती हूँ ठीक ना। है ठीक है ठीक ठीक है, है। और डेल्टा यू को कैन आई राइट, डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। इसको पुट, जी जी क्या क्वेश्चन है बेटा? मैं किसी से नहीं पूछा। अच्छा, अब डेल्टा यू U2 माइनस U1 है, वैल्यूज पुट करते हैं, U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। टू वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, U2 प्लस P2 V2 is equal to U1 plus P1 V1, and this term is known as the enthalpy H2 is equal to H1. This term is called the enthalpy. Enthalpy is equal to sum of internal energy plus pressure into volume. यूनिट क्या होता है एंथैल्पी का, इज द जॉल पर केजी। और अगर मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करूं तो स्पेसिफिक एंथैल्पी में बस क्या आ जाएगी, इट विल बी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। दिस इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी। यूनिट क्या बन जाएगा इस टाइम, जो मेरे पास यूनिट होगा दैट विल बी द जॉल, सॉरी अच्छा, जॉल है यूनिट। और जब हम स्पेसिफिक की बात करेंगे तो पर यूनिट मैस आ जाएगा, तो यूनिट विल बी द जॉल पर केजी। तो ये मेरे पास आ जाएगा जॉल पर केजी। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड दिस इज द यूनिट ऑफ द एंथैल्पी। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताती हूँ कि बेसिकली एंथैल्पी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। लेट्स से आई हैव अ सिस्टम। अब वही सिस्टम में मैंने यहाँ पे पिस्टन लगाया हुआ था। अब पिस्टन ने, जब ऑब्जेक्ट ने यहां से, पिस्टन इनिशियली बॉटम के ऊपर था, अब जब यहां से ये टॉप के ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, इसके सामने जितनी भी एयर होगी या जो भी मटेरियल होगा उसको इसने क्या करना है, पुश करते हुए जाना है। जब ये इसको पुश करेगा तो क्या करेगी, यहाँ से फिर अपना रास्ता बनाएगा कि वो वहां से ऊपर आ सके। सो वी कैन से व्हेन, हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट है टू पुश द सराउंडिंग। लेट से ये सराउंडिंग है तो ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, ये मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट है, सो द ऑब्जेक्ट हैज टू पुश द सराउंडिंग out of the way to make the room for itself. So with the pressure P, अब ये क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर P एक्सर्ट करेगा। लेट्स से ये सरफेस जो है इसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर P ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। और कितना वॉल्यूम में जो चेंज आएगा दैट विल बी V, so it have to do the work that is V equal to the P into V. So the work required to make a space, to make a place for itself is will be equal to PV. So अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, this work जो होता है may not be negligible, ये negligible नहीं होता। ये क्या होता है, you because this work is used to overcome this friction, so the total energy जो required होगी इस object को to
push the surrounding या to make a room itself will be equal to internal energy plus extra energy P into V to overcome this friction, and this total energy is called the enthalpy. अब इसी एग्जांपल को अगर हम रूम वाले एग्जांपल के साथ लिंक करें, अब लेट्स से यहाँ पे जो स्टूडेंट एक दूसरे को पुश कर रहे थे उनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया U, लेकिन अब क्योंकि वो एक दूसरे को एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, वो कितने प्रेशर के साथ लगा रहे हैं, प्रेशर P जितने सरफेस एरिया के ऊपर लगा रहे हैं डेट इज द 1 मीटर स्क्वायर, जो वॉल्यूम में ये स्मॉल वॉल्यूम में चेंज है डेट इज द V, सो U प्लस P V एनर्जी रिक्वायर्ड होगी स्टूडेंट्स को टू पुश वन स्टूडेंट अगेंस्ट अनदर टू मेक अ रूम इटसेल्फ, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ एंथैल्पी, और ये इसके हमारे पास क्या आ जाती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस आ जाती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मैं कोई पल्ले नहीं पड़ी बात ऊपर से गई। कहाँ से पल्ले नहीं पड़ी? बस ये जो आपने एंड पे जो काम किया था आपसे। अच्छा, और किसी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ आई हो तो? यस मिस आई है। क्योंकि आप लोग पीछे पढ़ के नहीं ना आते, तो इसलिए फिर वो आगे बातें जल्दी समझ में नहीं आती। मैं दोबारा बता रही हूँ, आप एज्यूम करो कि ये रूम में से एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को पुश किया। जब वो एक को दूसरे को पुश करेगा तो इंटरनली जो चेंज आया उसकी एनर्जी के अंदर, डेट इज द इंटरनल एनर्जी U। ये पॉइंट तो क्लियर है ना कि उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया U। अच्छा, अब वो क्या करेगा, ये बैक वाला स्टूडेंट इस वाले स्टूडेंट को एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो फोर्स क्या है, डेट इज द प्रेशर फोर्स, कितने एरिया पे एक्सर्ट हो रही है, डेट विल बी द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके जब इसको पुश किया है तो इस स्टूडेंट ने कुछ थोड़ा सा आगे मूव हुआ है, जो उसने वॉल्यूम, जो उसके वॉल्यूम में चेंज आया है डेट इज द V। ठीक है, जो प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू वर्क डन। ऐसे ही है। अब इट मींस इस स्टूडेंट ने, बैक वाले स्टूडेंट ने इस वाले फ्रंट वाले स्टूडेंट को पुश करने के लिए एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, प्लस उसने एक्स्ट्रा वर्क डन किया है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, एंड द टोटल दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करेगा तो तब वो स्टूडेंट जो है एक दूसरे स्टूडेंट को पुश करके अपना वहां पे रास्ता बनाएगा, एंड दिस टोटल एनर्जी जो कि बैक वाला स्टूडेंट फ्रंट वाले स्टूडेंट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, दिस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द enthalpy। क्लियर है अब ये पॉइंट? मिस तो वो जो आपने R लिखा है वो यस क्या? मैम। जो मैंने क्या लिखा है, R राइट U प्लस R। P नहीं, PV है, U प्लस PV। अच्छा, तब मैं वही देखा, मतलब तुम क्या प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सही। ठीक है, क्लास कुछ समझ आया है? यस मैम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंथैल्पी, और ये थ्रॉटलिंग के प्रोसेस ने आपका सेमेस्टर, इस पूरी ये मैकेनिकल में आप लोगों का साथ नहीं छोड़ना। हर सब्जेक्ट में इंथैल्पी और थ्रॉटलिंग का प्रोसेस लाजमी आता है। आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो आपके घरों के रेफ्रिजरेटर्स हैं या आपके डिफरेंट सिस्टम्स लगे हुए हैं, थ्रॉटलिंग का प्रोसेस वहाँ पे होता ही होता है। थ्रॉटलिंग इज अ वेरी नेसेसरी प्रोसेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंटरव्यूज में लाजमी पूछा जाता है कि व्हाट इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंड व्हाई द वर्क डन इज जीरो इन द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वर्क डन जीरो क्यों है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू जीरो क्यों है, यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और थ्रॉटलिंग के प्रोसेस को आप यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज ये भी प्रूव की है कि इनिशियल इंथैल्पी इज इक्वल टू द फाइनल इंथैल्पी, और अगर दो प्रोसेसेस की इंथैल्पी सेम हो तो इस तरह के प्रोसेस हम कहते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। अभी तक हमने आइसोबैरिक, आइसोकोहरिक, आइसेंट्रोपिक, एडियाबैटिक डिस्कस किया था। आज हमने एक नया प्रोसेस देखा है। इफ द इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस इज सेम, द प्रोसेस इज कॉल्ड द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। थ्रॉटलिंग इज द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। और थ्रॉटलिंग हमारे पास क्या है, दैट इज द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। क्लास क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी मिस। यस मिस। अच्छा, अब आप देखो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते आए हो कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन, इस तरह की डिफरेंट इंथैल्पीज आप पढ़ते आए हो। ऐसे ही कुछ याद है? इंथैल्पीज वहां पे पढ़ी थी ना?
तो वो बेसिकली वो इंथैल्पी क्या है, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ हीट रिलीज होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस हीट को बाहर निकालने के लिए, उस रिएक्शन को करने के लिए, वो टोटल जो हमारे पास सम ऑफ एनर्जीज होता है, दैट इज बेसिकली द एंथैल्पी। वो एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लाइक एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और इट कैन बी द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास एंथैल्पी की जो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस